अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल इमिग्रेशन विद तारिक। सॉरी, थोड़ा लॉगिन करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आई हैड टू रीस्टार्ट द सिस्टम, तो इसलिए वी स्टार्टेड अ बिट लेट, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। आपको शो का फॉर्मेट होपफुली अभी तक पता है। अगर आपने कोई भी इमिग्रेशन के बारे में या पॉलिसी के बारे में या इमिग्रेशन के कानून के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है, तो आप मुझे चैट पे लिख सकते हैं। आप चैट के अलावा मुझे कॉल भी कर सकते हैं लाइव शो के अंदर। द टेलीफोन नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूं, तो आई एम हैप्पी टू डू दैट एज वेल। अगर आपने कोई भी मुझे डिस्कशन करनी है, चैट पे लिख लें, आई आंसर दोज। हेलो एवरीवन जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जितनी देर में अगर कोई सवाल लिखता है, तो फ्यू थिंग्स जो मैंने आप लोगों को अपडेट करनी थी, जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं। पहली चीज़ हम आप लोगों को अपडेट कर दूं, हेलो एवरीवन जो भी हमें ज्वाइन करें, पहली चीज़ तो मैं आपको अपडेट कर दूं ई वीज़ा के बारे में। अब तो आपको कॉमन नॉलेज होगी, इस बात का पता भी चल गया होगा। मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बना लूँगा कि ई वीज़ा एज आई ऑल्सो एक्सपेक्टेड, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैंने शो में भी कहा था कि इट्स हाईली अनलाइकली, मुझे नहीं लगता कि ई वीज़ा रोल आउट कम्प्लीटली हो जाएगा 31 दिसंबर से पहले। तो वही हुआ कि अब गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं मार्च तक, यानी कि आप एक्सपायर्ड ई वीज़ा पे भी अभी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ जो आपके, आप समझ लें, कोरियर्स हैं या जो कैरियर्स हैं जिनकी बेसिस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी एयरलाइंस हैं, प्लीज़ यहाँ से अगर आप टिकट ले रहे हैं, तो उनको ये सारी बातें बता दें। उनको ये होम ऑफिस की कटिंग भी दिखा दें कि जी हम एक्सपायर्ड बीआरपी पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हमारा वीज़ा वैलिड है। उसकी एक वजह ये भी है, हेलो एवरीवन जो हमें ज्वाइन करें, उसकी एक वजह ये भी है कि अक्सर लोगों के ई वीज़ा अकाउंट अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर आपके ई वीज़ा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुए हैं, अगर आपने किसी को अपने स्टेटस को प्रूव करना है, तो इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने जो आपके कैरियर्स हैं, यानी कि जिस एयरलाइन को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट उनसे रब्ता किया हुआ है, तो उनको प्लीज़ ये बातें टेलीफोन करके बोले, ताकि उनके सिस्टम पे ये आ जाए। और अगर आपने बुकिंग किसी एजेंट के थ्रू कराई है, मेक श्योर कि आपके जो एजेंट हैं वो एयरलाइन को ये बात बता दें कि यू आर कैरिंग एक्सपायर्ड बीआरपी। और अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम मार्च तक इसको एक्सटेंड करें कि आप एक्सपायर्ड पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट क्वाइट फ्रैंकली मुझे लगता नहीं कि मार्च तक ये मसला हल होगा, बट लेट्स सी, बिकॉज अगर जनवरी फरवरी में दे डू a lot of work, there is a possibility कि मार्च तक ये हल हो जाए, but it might go further on। लेकिन दिसंबर मुझे लग रहा था कि it's not going to be resolved। Striking for enlightenment लिखते हैं, greetings sir, when asylum seeker withdraw his asylum, how will he get his passport, either before buying ticket or after? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आप जब वॉलंटरी रिटर्न करना चाहते हैं, तो वो जिस टीम के साथ आपका राब्ता होता है, टिकट लेने से पहले आप उनको बता दें कि इस डेट का मैं टिकट ले रहा हूँ, प्लीज़ आप कंफर्म कर दें कि जो पासपोर्ट है वो एयरपोर्ट पे अवेलेबल होगा। बिकॉज ये नहीं होता कि वो आपको बुला के यूके के अंदर पासपोर्ट दे दें। वो होता ये कि वो जो इन्फोर्समेंट ऑफिस एयरपोर्ट का होता है, पासपोर्ट उनके पास होता है, और वो आपको एक नंबर एंड कांटेक्ट डिटेल्स देते हैं कि आपने इस डेस्क पे जाके, क्योंकि वो एक बार एक नंबर भी है, उस पर आप अंदर कॉल करते हैं, फ़ोन है, तो इमिग्रेशन वाले आते हैं और आपको सीधा अंदर तक लेके जाते हैं। तो जस्ट ब्लाइंडली बाय द टिकट। आप पहले जो वॉलंटरी रिटर्न डिपार्टमेंट है उनसे बात कर लें कि आई एम लुकिंग कि मैं इस डेट का टिकट लेना चाहता हूँ। कभी कभी स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटमेंट वो लोग ये बोलते हैं कि अच्छा जी हमें टिकट की कॉपी भेज दें। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने उनसे अरेंजमेंट की हुई है, वरना अगर आप एज इट इज़ शो अप कर लोगे विदाउट अ पासपोर्ट एट द एयरपोर्ट, तो ट्रैवलिंग में आप ही को प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा अगर आप सिर्फ उनको एक ईमेल कर देते हो कि जी इस डेट को मैं जा रहा हूँ एंड इस डेट को मेरा पासपोर्ट आप एयरपोर्ट पहुँचा दें, अगेन आपको प्रॉब्लम होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने होम ऑफिस वालों से राब्ता करके प्लानिंग की हुई है कि इस डेट को यू आर ट्रैवलिंग एंड दे आर हैप्पी विद दैट। तो अगेन अगर आपने कोई सवाल मुझसे पूछना है, तो प्लीज़ पुट दैट ऑन द चैट, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कॉल इन ऑन दिस नंबर जो शो के बॉटम पे है। उसके अलावा मैंने ई वीज़ा की तो आपको लोगों को अपडेट दे दी। तो इन शॉर्ट समरी यही है कि प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एक्सपायर्ड बीआरपी पे, तो आप अपने एजेंट या डायरेक्ट एयरलाइन को ये बातें बता दें। उसके अलावा
प्लीज़ अगर आपका ई वीज़ा अकाउंट एक्टिवेटेड है बिफोर ट्रैवलिंग, मेक श्योर कि जो आपकी पासपोर्ट डिटेल्स हैं वो करेक्ट है ई वीज़ा अकाउंट के अंदर। वो आप अमेंड कर सकते हैं अपने पासपोर्ट डिटेल्स को, क्योंकि अक्सर लोगों का ई वीज़ा खुला है, व्हेन आई आस्क्ड देम वो पता चलता है कि नया पासपोर्ट बना लिया था, दे थॉट कि हमें पासपोर्ट लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका अप टू डेट पासपोर्ट आपके ई वीज़ा अकाउंट के साथ लिंक हुआ है। ओके, तो ये तो बात होगी ई वीज़ा की। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था वेटिंग टाइम्स के बारे में जो एप्लीकेशंस के साथ आजकल हो रहा है। स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटमेंट लिखते हैं, सेकेंडरी इज विदड्रॉइंग असाइलम एज वॉलंटरी रिटर्न गोज एज स्मूथली प्रोसेस एंड स्मूथ प्रोसेस। अब बिल्कुल कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, बिकॉज होम ऑफिस इज हैप्पी कि आप विड्रॉ करके यू लिविंग द कंट्री, बिकॉज ऑब्वियसली जो बंदा यहाँ से जाना चाहता है वो बहुत असिस्ट करते हैं उस पर्सन को टू लीव द कंट्री। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्मूथ प्रोसेस है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ स्मूथ फॉर यू इज़। कुछ लोगों की स्मूथ डेफिनेशन ही होती है कि जी अगर हम उनको मंडे को कॉल करके बोलें तो हम चाहते हैं कि ट्यूसडे 12 बजे तक हमारा पासपोर्ट एयरपोर्ट पे रेडी हो। अनफॉर्चुनेटली इट डजंट हैपन लाइक दिस, बिकॉज कभी कभी आपका पासपोर्ट किसी और डिपार्टमेंट में होता है एंड दे नीड टू मेक श्योर कि वो जो आपका पासपोर्ट है दे कैन गेट इन एंड वो आपकी फ़्लाइट के टाइम तक पहुंचा दें। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि प्लीज़ जाने से पहले अगर आपका पासपोर्ट होम ऑफिस के साथ है, मेक श्योर कि आप उनकी टीम के साथ प्लानिंग कर लें ताकि आपका पासपोर्ट अवेलेबल हो। अगेन मैंने कहा ना कि स्मूथली, यस इट इज स्मूथली, बस मे बी आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करना पड़े होम ऑफिस के साथ। बिकॉज देखिए एक बात मैं होम ऑफिस की आपको बता दूं, एनीबडी हु इज डीलिंग विद द होम ऑफिस हैव टू डील वेरी पेशेंटली। तो मैं थोड़ा सा वेटिंग टाइम के ऊपर आने लगा था। तो आजकल एक बड़ा, आप समझ लें, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों के लिए जानने की ज़रूरत है कि जो वेटिंग टाइम है उसमें कितना टाइम लगेगा। तो एक बात मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि जी अगर मैं फ़ी वेवर डालता हूँ कितना टाइम लगेगा, और अगर मैं कोई एप्लीकेशन डालता हूँ तो कितना टाइम लगेगा। तो जहाँ तक फ़ी वेवर की बात है, तो फ़ी वेवर में आजकल आपके 4 to 5 वीक्स लग रहे हैं। पहले ज़माने में फ़ी वेवर में 2-2 3-3 महीने लगते थे टू मेक देम फॉर द होम ऑफिस टू मेक अ डिसीजन। लेकिन आजकल फ़ी वेवर आपका लिटरली 4 to 5 वीक्स में डिसीजन आ रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी डेडलाइन है किसी भी चीज़ की, तो आप फ़ी वेवर उस टाइमिंग से करें, बिकॉज आपको पता है कि फ़ी वेवर के जवाब के बाद आपके पास सिर्फ 10 वर्किंग डेज होते हैं। यू हैव टू मेक द एप्लीकेशन। एंड अगेन अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मैंने ये बात भी लोगों को बोली है कि अगर आप 3C का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि जिस बेसिस पे आपने फ़ी वेवर क्लेम किया है वही एप्लीकेशन आप बाद में डालें। बिकॉज अगर आप अपनी एप्लीकेशन कोई डिफरेंट तरीके से डालते हैं, जिस बेसिस पे आपने फ़ी वेवर लिया हुआ FLRFP वो वाली एप्लीकेशन नहीं डालते, तो आपका 3C ब्रेक हो जाता है। तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका आप ख्याल रखें। तो जहाँ तक वेटिंग टाइम की बात है, फ़ी वेवर का वेटिंग पीरियड एट द मोमेंट इज़ 4 to 5 वीक्स, और जो एप्लीकेशन इटसेल्फ है वो अभी भी 8 to 12 मंथ्स लग जाते हैं। स्पेशली जो लोग आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाल रहे हैं अब्रॉड बाहर से, उनका तो और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज पहले ये होता था कि होम ऑफिस की एक ईमेल होती थी जिस ईमेल के ऊपर हम लोग राब्ता कर सकते थे होम ऑफिस से, और अक्सर अगर हम 2-3 दफ़ा ईमेल भेजते थे होम ऑफिस आगे से जवाब दे देता था कि जी अभी हमारी कंसिडरेशन में है केस। लेकिन स्वाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की तो अभी भी ईमेल है, लेकिन जो नॉर्मल FLRFP एप्लीकेशन अब होम ऑफिस ने कोई चेसअप करने के लिए उनकी ईमेल्स नहीं रखी हुई, तो फिर हम क्लाइंट को ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने MP से बोलें कि वो होम ऑफिस को चेस करें। और आजकल तो MP को भी होम ऑफिस वाले बड़ा एक स्टैंडर्ड जवाब दे देते हैं कि जी हमारे पास बहुत अभी केसेस हैं और हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो इस केस को डिसाइड करने में टाइम लगेगा। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका कोई सवाल है आप लिख सकते हैं इन द चैट, और मैं उसका आपको जवाब पूरी कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये तो मेरी बात हो गई थी वेटिंग टाइम के बारे में, बिकॉज इट वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जी वेटिंग टाइम के बारे में बनाएं। स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटमेंट लिखते हैं, सर वी मस्ट इन्फॉर्म होम ऑफिस बिफोर बाइंग टिकट, एम आई राइट? देखिए ये आपके लिए फ़ायदा है अगर आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दो, बिकॉज आप इन्फॉर्म क्यों कर रहे हो कि एक आई एम गोइंग एंड सेकेंड दिस इज़ द डेट आई एम प्लानिंग टू गो। मुझे मेक श्योर कर दें कि मेरा पासपोर्ट आप मुझे एयरपोर्ट पे दे दें। अब कभी कभी होम ऑफिस आपका पासपोर्ट लोकेट कर लेता है और वो आपको कहता है कि ठीक है जी आप ऐसा करें
कि टिकट ले लें और हमें डेट्स दे दें ताकि उस डेट को आपका पासपोर्ट अवेलेबल होगा एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन अगर उनको अभी ढूंढना है आपका पासपोर्ट, तो देन यू हैव टू मे बी कॉल देम द सेकेंड टाइम। तो बेहतर ये है कि अगर आप माइंड ना करें, आप होम ऑफिस से बात करो। डोंट बाय द टिकट टिल यू हैव स्पोकन टू द होम ऑफिस। अगर आप रिपोर्टिंग करते हो तो जब आप अपनी अगली रिपोर्टिंग एक्टिविटी में जाओगे, उनको एक्सप्लेन करो कि आई वांट टू लीव, मैं इस वजह से टिकट को नहीं ख़रीद रहा इस वक्त, बिकॉज़ मुझे पता नहीं है कि मेरा पासपोर्ट कब मुझे मिलेगा। तो बेहतर ये है कि रादर देन यू अज्यूम थिंग्स, होम ऑफिस को कांटेक्ट करके ये सारी बातें पूछ लें। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग वाले डिपार्टमेंट से पूछ लें, और अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो वॉलंटरी रिटर्न डिपार्टमेंट का टेलीफोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेबसाइट पे होम ऑफिस की हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, सो अब एक और इशू लोगों को होता है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं ताकि आपको उसमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। कि आपको पता है कि जब आपके पास वीज़ा वैलिड होता है तो आप शेयर कोड को किसी भी एम्प्लॉयर, पोटेंशियल एम्प्लॉयर या अपने लैंडलॉर्ड के लिए कहीं भी दिखा सकते हैं। स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटमेंट लिखते हैं, विच इज़ द बेस्ट वे, वाया ईमेल और बाय कॉल। स्ट्राइकिंग मुझे अभी याद नहीं है कि जो वॉलंटरी रिटर्न डिपार्टमेंट है उनकी ईमेल भी है, यानी बेस्ट है कि अगर आप इंटरनेट पे जाओ एंड देन फाइंड आउट। एंड ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप होम ऑफिस से बातचीत कर रहे हो, ईमेल इज़ बेटर देन टेलीफोन कॉल, बिकॉज टेलीफोन कॉल में अक्सर ये होता है कि मे बी आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन ईमेल इन राइटिंग होता है जो कल आप एविडेंस के तौर पे कहीं यूज़ भी कर सकते हो। जबकि टेलीफोन कॉल में तो ये होता है ना, हेयर से कि जी मैं ये समझा, वो कहेंगे हम कुछ और समझे, तो इट जस्ट बिकम्स डाइल्यूटेड कभी कभी द थिंग। तो इसलिए हमेशा इफ इट्स अ चॉइस बिटवीन ईमेल एंड टेलीफोन कॉल, आई ऑलवेज चूज ईमेल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हाँ जी, वालेकुम सलाम। तारिक भाई क्या हाल है? ठीक ठाक थे? अल्लाह का शुक्र भाई, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो तारिक भाई थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्स हैं। आपका जो प्रोग्राम है बहुत इन्फॉर्मेटिव है थैंक और यू भाई। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है तारिक भाई कि मेरे पास ना ये स्पाउस वीज़ा है ना, मैं अभी इंडेफिनेटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो और 28 दिसंबर के बाद ना मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, 5 इयर्स ना मेरे कंप्लीट हो जाएंगे जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली ना मैं 2012 से लेके 2019 तक ओवरस्टे रहा और एब्सकॉन्डर भी हो गया। तो क्या वो इस इंडेफिनिट के बाद मैं सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूँ कि वेट कर लूँ 2029 तक? ठीक है, तो ये मुझे बता दे कि आपकी जी, जी। वाइफ ब्रिटिश है? हाँ जी, वाइफ ब्रिटिश। जी, जी। हाँ जी। थैंक यू, मैं अर्ज कर देता हूँ सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, पहली बात मैंने क्यों पूछा कि आपकी वाइफ ब्रिटिश है, बिकॉज जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हो तो टेक्निकली आप 5 ईयर रूल या 3 ईयर रूल पे अप्लाई करते हो। 5 ईयर रूल ये होता है कि अगर आप ने इंडेफिनिट लिया है, आपको 1 साल वेट करना है और उसके बाद आप अप्लाई करते हो एंड दे गो बैक 5 ईयर्स एंड चेक रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स। जो 3 ईयर रूल होता है वो होता है ज़्यादातर जिन लोगों के स्पाउसेस ब्रिटिश हैं, तो जैसे ही उनका इंडेफिनेट होता है उनको 1 ईयर वेट करना नहीं पड़ता। दे कैन इमीडिएटली गो एंड अप्लाई फॉर नेशनैलिटी एज लॉन्ग एज पिछले 3 ईयर्स पीछे जाके दे लुक एट द रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट। अब जहाँ तक गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट की बात है, और अगर आपका उसमें इशू इज़ ओनली ओवरस्टे, तो होम ऑफिस के कवानीन में चेंजेस आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम डिस्क्रेशन आपके फेवर में इस्तेमाल करेंगे जिन्होंने ओवरस्टे किया है। तो अगर आप उसमें थोड़ा चाहते हैं कि जी अगर हम कोई कवरिंग लेटर में भी कुछ मेंशन कर दें, तो अगर आप होम ऑफिस की नेशनैलिटी की गाइडेंस में जाएं तो उधर जो नई गाइडेंस आई है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हाँ जी, बिकॉज लॉ में चेंजेस आ गई हैं, तो आप जो भी नेशनैलिटी अप्लाई करेगा, अगर उसका प्रीवियस हिस्ट्री में बैड कैरेक्टर में इशू इज़ ओनली ओवरस्टेइंग, तो हम उसको फॉरगिव करेंगे और हम फिर भी नेशनैलिटी के उसको अप्रूवल देंगे। बस एक बात का ख्याल रखें कि ये जो ओवरस्टे पे उन्होंने फॉरगिवनेस दे दी है, इसको मिसजज ना करें, बिकॉज जो बाकी फाइनेंशियल साउंडनेस है या जो बाकी रिक्वायरमेंट है नेशनलिटी में, गुड कैरेक्टर की और रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट जो है, वो सारी आपने फिर भी पूरी करनी है, सिर्फ ओवरस्टे की बात हो रही है। शाहजेब लिखते हैं, माई वाइफ नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन अप्रूव्ड इन 1 मंथ, कैन वी कॉल काउंसिल फॉर अर्ली ओथ सेरेमनी? देखें, इट्स वेरी नाइस कि उनकी नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। तो अगर उनकी अप्रूव होगी तो सारी बात है, अगला स्टेप होता है कि आपने ओथ लेनी है टू बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी काउंसिल कौन है, बिकॉज हर काउंसिल का एक अपना
आप समझ लें सिस्टम है, ओथ सेरेमनी के लिए कुछ ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं और कुछ टेलीफोन पे करते हैं। तो आप देख लो आप किस काउंसिल के साथ हो, जस्ट गो इनटू नेशनैलिटी ओथ सेरेमनी और उनकी वेबसाइट पे आ जाएगा कि जी आपकी पूरा एक बेसिकली तकरीबन हर मेजॉरिटी काउंसिल का ये है कि वेबसाइट के ऊपर आप उनका फॉर्म भरते हैं, लेकिन आजकल होम ऑफिस जब अपना ईमेल देता है तो वो उस पे ये भी कहता है कि जी काउंसिल विल अप्रोच यू। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट करो, काउंसिल विल अप्रोच यू, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं हम थोड़ा जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं जो आप कह रहे हो, देयर इज़ नो हार्म कि आप काउंसिल की वेबसाइट पे जाके सारा फिल कर लो और लेट्स सी के काउंसिल आपको क्या जवाब देती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर, क्योंकि इसी काउंसिल आजकल बुकिंग्स पे चलती है, होम ऑफिस काउंसिल को बताता है कि जी ये लोग अवेलेबल है और काउंसिल फिर अपनी बारी में उनको बुलाना शुरू करता है। लेकिन अगर आप खुद काउंसिल को कांटेक्ट करो, बोलो हम इमीडिएटली अवेलेबल हैं, तो अगर कोई और बंदा ड्रॉप आउट हो जाता है उनकी किसी बुकिंग के अंदर, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो आपको कांटेक्ट करके बोलें जी आप आ जाए। पहले ज़माने में ना बड़ा आसान होता था कि आप काउंसिल के अंदर वॉक इन करके ये सारी चीज़ें कर सकते थे कि काउंसिल में काउंटर पे गए, आपने बोला कि जी प्लीज़ ये मेरी सिचुएशन है, अगर कोई बुकिंग नहीं है तो मैं आई एम हैप्पी टू कम अर्ली, और उसी वक्त चेक करके बता देते थे। अब हालात ये हो गए कि मोस्ट काउंसिल्स के दफातर या उनके जो ऑफिसेज हैं ओपनिंग आवर्स में भी वो अब नहीं खोलते आम पब्लिक के लिए। सो द की थिंग आपके लिए है कि यू कांटेक्ट देम ऑन ईमेल। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है भाई, आप बिल्कुल ईमेल अर्ली कर लो, और अगर किसी ने अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर दिया, सॉरी मिस तो नहीं, कैंसिल मिस की तो बड़ा लेट हो जाएगा उसी दिन, कैंसिल कर दी, तो दे कैन ऑलवेज इनवाइट यू। तो इट्स नो हार्म इन आस्किंग देम, शाजेब ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, वो ना बोलेंगे, बट दैट्स व्हाट इट इज़। स्ट्राइकिंग फॉर लाइटनिंग लिखते हैं, सर आफ्टर असाइलम स्क्रीनिंग इंटरव्यू हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर सेकंड इंटरव्यू आस्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन। देखो यार ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट कितना बिजी है। ज़्यादातर तो इन्होंने जो न्यू असाइलम मॉडल लाए थे, दे सेड टू एवरीवन कि हम इमीडिएटली सब्सटेंसिव इंटरव्यू कर लेंगे 6 मंथ के अंदर नॉर्मली, लेकिन आई हैड केसेस जिस पे उन्होंने एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक वेट कराया है। तो मैं हमेशा मजाक में लोगों को एक बात बोलता हूँ, अगर मुझे आप बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं, कि यार ये ना पूछा करें कि होम ऑफिस कितना टाइम लगाएगा, बिकॉज आई थिंक आई गेट अ बेटर चांस कि अगर मैं आपको लॉटरी के 6 नंबर दे दूं तो वो रैंडमली निकल आए, बिकॉज आई थिंक होम ऑफिस इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। वो बहुत मेहनत करते हैं, बट बर्डन बहुत है उस डिपार्टमेंट के ऊपर, बिकॉज अक्सर लोगों को नहीं पता होम ऑफिस सिर्फ इमिग्रेशन नहीं करता, होम ऑफिस और भी बड़ा कुछ करता है। तो वही बात आ जाती है ना कि डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट के पास आपका केस है। अगर मैं मुड़ के कह दूं हाँ जी 6 महीने के अंदर आपका सब्सटेंसिव इंटरव्यू हो जाता है, तो मे बी 10 में से 4 का होता हो या 5 का होता हो, और 5 ऐसे हैं जिनका डेढ़ डेढ़ साल वेट करना पड़ता है, तभी वो आपको ARC कार्ड 2 साल का देते हैं स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटनमेंट। सो इट्स लाइक दैट, तो उसमें फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब दूं, यू कैन राइट दैट इन द चैट, मैं जवाब दे दूंगा, और यू कैन इवन कॉल लाइव ऑन द शो। और उसके अलावा कपल ऑफ थिंग्स के थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, प्लीज़ टेल मी और मैं वो वीडियो बना लूँगा। उसके अलावा आपको पता है कि एवरी थर्सडे हमारा शो होता है 6, और फिर मैं ट्राई करता हूँ कि 40-45 मिनट तक का सिर्फ करूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के सारों के अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा एडवर्टाइज कर दें चैनल को, देन वी होपिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें एवरी वीक ज्वाइन करेंगे। और मैं बिल्कुल बीच में भी ट्राई करूँगा कि कभी कभी आपके लिए कोई छोटी मोटी वीडियोस बना लिया करूँ ड्यूरिंग द डे टाइम भी लाइव आके, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए टू अपडेट यू विद इमिग्रेशन की न्यूज़ एंड कवानीन। स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटमेंट ये लिखते हैं कि सर वंस आर असाइलम ग्रांटेड देन वी आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम। देखें जी, एक दफ़ा आपको असाइलम ग्रांट हो जाता है तो जाहिर बात है आपके पास वीज़ा आ गया। तो एक दफ़ा आपके पास वीज़ा आ गया तो फिर बिल्कुल आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, बिजनेस को रन कर सकते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वीज़ा आ जाए। आदिल लिखते हैं सर इफ़ माई फ़ी वेवर रिफ्यूज़ व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट। आदिल अगर आपका फ़ी वेवर रिफ्यूज़ हो गया है तो ज़ाहिर बात है आपको 10 डेज़ मिलेंगे, और उन 10 दिनों के अंदर यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, बिकॉज अगर आपने फ़ी वेवर इन टाइम डाला है और आपका 3C चल रहा है, तो अगर आप 10 दिनों के अंदर कहीं से भी पैसे पूरे करके वो एप्लीकेशन नहीं डालोगे तो 3C ब्रेक हो जाएगा, एंड इट विल हैव अ क्वाइट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर लॉन्ग रेजिडेंस या किसी और तरह की एप्लीकेशन जो आप इसमें कंटिन्यूस रेजिडेंस चाहते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज
इन द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग पीरियड। अगेन इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने क्वालिफाइंग पीरियड में को क्या डेफिनेशन दी गई है, नए कवानीन में लॉन्ग रेजिडेंस के जो नए रूल्स चेंज हुए हैं किस तरीके से वो इम्पैक्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन को। मैंने इसमें आई थिंक 21 मिनट की एक वीडियो बनाई हुई है, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। तो अगर आपने कोई और सवाल पूछना है, एंड ऑफ कोर्स आदिल, अगर आपने इन टाइम एप्लीकेशन नहीं डाली है, you're ऑलरेडी इन ओवरस्टे और आपने फी वेवर डाले, और तो फिर 3C तो आप पे अप्लाई नहीं हो रही, तो फिर आप बेशक 10 दिन बाद एप्लीकेशन डालो, 20 दिन बाद डालो, या आप एक नई फी वेवर की एप्लीकेशन डाल लो, क्योंकि आपका कंटिन्यूस पीरियड तो लीगल तो नहीं चल रहा ना, तो वो फिर एक अलग बात है। बट इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, केस बाय केस मैटर करता है कि व्हाट शुड बी डन। यू वेलकम स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटमेंट। तो ये बात आ गई, तो मैं बात कर रहा था एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस की, बिकॉज एक बात हमने वही बात की थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई नीचे मैसेज आता है तो आई आंसर दैट, कि अक्सर लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि जब हम एप्लीकेशन डाल देते हैं और हमारा मेन वीज़ा ख़त्म हो जाता है, तो हम शेयर कोड जनरेट नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर आपने एप्लीकेशन डाली है तो शेयर कोड आप बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते अगर आपका सब्सटेंसिव वीज़ा ख़त्म हो गया। इन अदर वर्ड्स, यू अंडर 3C। होम ऑफिस ने जो उनका IMA वाला केस लॉ था उसमें उन्होंने बोला भी है कि वी आर होपिंग कि जो नया सिस्टम आएगा दे अपडेट, बट फॉर द टाइम बीइंग फिर द ओनली वे यू कैन आस्क योर एम्प्लॉयर टू चेक योर स्टेटस इज एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस। सो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। शाहजेब लिखते हैं, मैं 5 years would complete in February 2025 on spouse visa for indefinite application. Do I need to show my डॉक्यूमेंट्स? बिल्कुल शाहजेब, आपको डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे। अगेन मैं लोगों से ही कहता हूँ जो अप्लाई कर रहे हैं कि जब अपनी एप्लीकेशन भरते हैं तो एंड में चेकलिस्ट आती है, एक तो उस पूरी चेकलिस्ट को फॉलो करें, और अगर अपेंडिक्स SC जो स्पेसिफाइड एविडेंस की अपेंडिक्स है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड हैं वो सारे मैंडेटरी होते हैं, वो सारे आपने शो करने होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा ये शो इस तरह का है नहीं कि मैं यहाँ बैठ के आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दूँ। शाहजेब, यही बोलूँगा कि एक अपेंडिक्स SE को फॉलो करें एंड जो चेकलिस्ट आती है उसको फॉलो करें। इन दोनों चीज़ों को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। SM लिखते हैं, हेलो बॉस, ओवरस्टे टू स्किल्ड डिपेंडेंट इफ पॉसिबल, एनी चांस? ओवरस्टे, SM कह रहे हैं कि ओवरस्टे हैं। आई डोंट नो मे बी व्हाट यू मीन बाय टू स्किल डिपेंडेंट। ओ अच्छा, ओवरस्टे मूविंग टू स्किल डिपेंडेंट। देखिए जी, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, चाहे वो डिपेंडेंट के लिए हो या वो स्किल्ड वर्कर के लिए, उसकी कंडीशन ये है कि अगर आप ओवरस्टेयर हैं तो हम सिर्फ उस सूरत में आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे अगर आप 39E के अंडर आते हो, जो ओवरस्टेयर की एक्सेप्शन है। रादर देन गोइंग इनटू वेरी मच डिटेल, सिंपल वर्ड्स में कि जी आपका ओवरस्टे पीरियड 14 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, आपने स्किल वर्कर पे जाना है, वीज़ा ख़त्म होने से पहले आप नहीं स्विच कर सके, अगर आप 14 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर लोगे ओवरस्टे पीरियड के, यानी कि सब्सटेंसिव आपकी अपील राइट्स या वीज़ा जो मेन 3C या मेन वीज़ा ख़त्म हुआ है, 14 दिन के अंदर अप्लाई करोगे तो वो फिर भी स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आपका ओवरस्टे पीरियड बहुत ज़्यादा है तो फिर अनफॉर्चुनेटली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में स्किल्ड वर्कर में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। देन दे विल हैव टू रिलाई, यू विल हैव टू रिलाई ऑन आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 के ऊपर स्किल्ड वर्कर का डिपेंडेंट बनना बहुत ही मुश्किल केस है। मैं ये तो नहीं कहता नामुमकिन, लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट। अगेन, अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाओगे जिनको अपने इमिग्रेशन कवानीन का पता है, वो आपसे SM पूछ के आपको बड़ा रियलिस्टिकली बता देंगे कि आपके क्या चांसेस हैं आर्टिकल 8 पे स्किल्ड वर्कर के डिपेंडेंट पे स्विच करने का आफ्टर बिकमिंग एन ओवरस्टे। तो जारी बात है, आप मुड़ के कहोगे फिर तारिक भाई अगली ऑप्शन यही है कि गो बैक टू माई होम कंट्री। तो द मोमेंट यूल गो बैक टू योर होम कंट्री, आप पे री एंट्री बैन्स अप्लाई हो सकते हैं। पहली चीज़, री एंट्री बैन्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं, अगेन मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है हमारे चैनल पे। प्लीज़ जब आपको टाइम मिले, आई डोंट थिंक दैट्स मोर देन 20, मेरी जितनी भी वीडियोस होती है मैं पूरी ट्राई करता हूँ कि मैं उनको बहुत शॉर्ट रखूँ, लेकिन जिन पे मैं इमिग्रेशन कवानीन को हाफ द स्क्रीन पे शेयर करके पॉलिसीज़ को दिखा रहा होता हूँ, वो फिर 15 to 20 मिनट्स की चली जाती हैं। प्लीज़ वो री एंट्री बैन की मेरी वीडियो देख लें। अगर आप देखते हैं उस वीडियो में आप पे री एंट्री बैन अप्लाई होता है तो फिर यू हैव टू वेट जब तक वो री एंट्री बैन एक्सपायर नहीं होता। लेकिन अगर री एंट्री बैन आप पे अप्लाई नहीं हो रहा या एक्सपायर हो गया, इवन देन जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल में वो आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। फिर उसका हल यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में आप चैलेंज करें, और अगर वो भी आपका फेल हो जाए तो आप जुडिशल रिव्यू करें, बिकॉज सारी बात है स्किल्ड वर्कर पे आपको अपील राइट नहीं मिलता।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मिलता है और फिर जुडिशियल रिव्यू मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि जी अगर मैं ओवरस्टेयर हूँ मैं वापस जाऊँ तो जी कोई मुझे बस आप गारंटी देंगे मैं वापस आ जाऊँगा। नो मैजिक फॉर्मूला। इट इज़ अ रिस्क यू विल हैव टू टेक। अपोलोजाइज बिल्कुल करना चाहिए नहीं एप्लीकेशन के अंदर जी मैंने ओवरस्टे किया। जस्टिफाई ना करें अपनी हरकतों को। बी वेरी ऑनेस्ट विद द होम ऑफिस एंड होप द केस वर्कर मेक्स अ डिसीजन इन योर फेवर, क्योंकि अगर वो नहीं करता देन यू आर स्टक एंड यू विल हैव टू फाइट योर केस। लेकिन री एंट्री बैन इज मैंडेटरी, तो इसलिए पहले ये देख लें कि आपने कितना ओवरस्टे किया और री एंट्री बैन आप पे एसएम लगेगा या नहीं। तो ये चीज़ें जिनका ख्याल रखना है। बिकॉज देखें एक बात याद रखो, मैं हर एक को बोलूँगा जो मुझे सुन रहे हैं, एंड आई थिंक आई होप यू शेयर दिस विद अदर पीपल। प्लीज़ ये ना देखा करो कैन आई अप्लाई और नॉट। 100% यू कैन अप्लाई हर तरह की एप्लीकेशन। सवाल आपका होना चाहिए कि इस एप्लीकेशन में मेरा मेरिट क्या है। Will I be able to get a visa on this application? Yes or no? That should be the question. ताकि अगर आप अप्लाई भी कर रहे हो you're very clear in your mind कि what the prospect is. तो प्लीज़ इस बातों का ख्याल रखा करें। शाहजेब लिखते हैं ओ माई वाइफ्स डॉक्यूमेंट लाइक आई डिड इन एक्सटेंशन वीज़ा। देखो शाहजेब, आई डू नॉट नो आपने लास्ट एप्लीकेशन में क्या इन्फॉर्मेशन डाली थी, लेकिन जो बेस्ट चीज़ करने को है शाहजेब, व्हेन यू मेक योर एप्लीकेशन गो थ्रू द चेक लिस्ट। और चेक लिस्ट के साथ साथ, बिकॉज कभी कभी चेक लिस्ट में भी वो चीज़ें नहीं होती जो अपेंडिक्स एस सी में है, जो इमिग्रेशन रूल का अपेंडिक्स एस सी है, बिकॉज वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। यू मिस एनी वन डॉक्यूमेंट फ्रॉम देयर, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है unless the home office applies discretion in your favor. तो प्लीज़ शाहजेब चेकलिस्ट को फॉलो करो एंड अपेंडिक्स एस ई स्पेसिफाइड एविडेंस वाला जो अपेंडिक्स है उसको फॉलो करो। अगेन शाहजेब आपने पूछा आई मीन माई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और माई वाइफ्स। बिल्कुल शाहजेब, अगर आप 5 ईयर रूट पे, कुछ 10 ईयर रूट पे तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मैटर ही नहीं करते, लेकिन अगर आप शाहजेब 5 ईयर रूल पे हो तो जारी बात है जो पुराने वीज़ों पे आप चल रहे हो तो जो 18,600 रिक्वायरमेंट, इफ दैट अप्लाइज ऑन यू, आपने प्रूव करना है। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयड हो तो डिफरेंट तरीके से प्रूव करना होता है। इफ़ यूर सेल्फ एम्प्लॉयड डिफरेंट तरीके से प्रूव करना पड़ता है। इफ़ यूर अ डायरेक्टर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी जहाँ आपके शेयर्स हैं तो डिफरेंट तरीके से प्रूव करना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Shazib, कि don't ask for the list like this. You have to go through specifically your checklist and Appendix SC. It's not as simple as वो जी passport दे दो, BRP दे दो. Those are just mandatory documents. जो बाकी financial के mandatory documents है, that depends on Shazib आप income आप किस तरह earn कर रहे हो. तो please इन दो चीज़ों को देखो, checklist and Appendix SC. Max लिखते हैं, I submitted my application over a year ago under Article 8 ETS TOEIC. Recently, I received a letter stating that my application is under consideration for refusal. I don't think they would say under consideration for refusal. They will just say under consideration because they don't turn around and say max under consideration for refusal. They have given me 14 days to obtain the voice recording from the ETS solicitor. ओके मैक्स, देखो मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं पता आपके पर्टिकुलर केस के बारे में, लेकिन टोइक के ऊपर क्या हो रहा है आई कैन लिटिल बिट गिव यू सम बैकग्राउंड। और मैं आई एम डूइंग दीज टोइक के केसेस, और फ्यू ईयर्स बैक मैंने टोइक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। ऑफ कोर्स इट विल बी ऑन माय चैनल समवेयर, तो प्लीज़ आप उसको भी देखना। बट लेट मी टेल यू कि टोइक की इस वक्त सिचुएशन क्या है। होना ये चाहिए था, दिस इज व्हाट द कोर्ट्स आर सेइंग, कि एक माइंडेड टू रिफ्यूज लेटर देना था होम ऑफिस ने टू द एप्लीकेंट जिसको टोइक को चैलेंज करने का उन्होंने कभी चांस नहीं दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम ये इस्टेब्लिश कर लें कि आपने टोइक को इन द पास्ट चैलेंज किया भी था या नहीं। बिकॉज अगर आपने टोइक को इन द पास्ट चैलेंज किया था और आप कोर्ट में हार गए हैं, देयर इज अ जुडिशियल फाइंडिंग अगेंस्ट यू ऑन दैट जुडिशियल फाइंडिंग, तो जारी बात है जो नई पॉलिसी टोइक की कुछ ऐसा पहले निकली आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये नई पॉलिसी क्या निकली है कि होम ऑफिस ने किया कि विदाउट गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी आपको टोइक की बेसिस पे उन्होंने आपके वीज़ों को रिवोक कर दिया और आपको फारिग कर दिया। तो जिनको भी माइंडेड टू रिफ्यूज़ लेटर नहीं मिला, जज ने कहा है कि कोर्ट में केस आया था कि आप माइंडेड टू रिफ्यूज़ आपने उनको लेटर देना है। इसलिए हम काफ़ी लोग जिनको माइंडेड टू रिफ्यूज़ लेटर नहीं मिला और उन्होंने कभी टोइक को जुडिशली चैलेंज नहीं किया, हम उनकी क्लॉक को एक तरह से रीसेट कर सकते हैं माइंडेड टू रिफ्यूज़ लेटर इशू करवा के। लेकिन उसके लिए क्लॉक उस वक्त रीसेट होगी जब वो आगे केस भी जीतेंगे।
तो होम ऑफिस पर माइंडेड टू रिफ्यूज़ लेटर इशू करके देता है और फिर आप उसकी बेसिस के ऊपर अपील कर सकते हैं उनके टोइक के डिसीजन को। तो पहली तो बात है, मुझे आपके केस में ये बैकग्राउंड नहीं पता कि आया आपने कभी अपनी लाइफ में टोइक को जुडिशली चैलेंज किया या नहीं, और जो आपने अभी आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन डाली है वो माइंडेड टू रिफ्यूज़ यानी कि जो उनकी पॉलिसी के अंदर बोला गया है कि हम हर एक को माइंडेड टू रिफ्यूज़ लेटर देंगे, और जिनको लेटर माइंडेड टू रिफ्यूज़ नहीं दिया गया आप हमें अप्लाई करो एंड विल गिव यू द माइंडेड टू रिफ्यूज लेटर। तो मेरे पास आपकी जो आर्टिकल 8 की सो कॉल्ड एप्लीकेशन है, मेरे पास उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या आपने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है अपनी एप्लीकेशन में। तो बिफोर लाइक विदाउट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जहाँ तक बात आती है कि टोइक ने आपको बोला है कि जी आप ईटीएस के सॉलिसिटर से रिकॉर्डिंग ले लें, तो मैंने जैसा आपको बोला ना कि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज आपको मैं कॉम्प्लिकेटेड आपका केस नहीं करना चाहता, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन होगी। आई एम होपिंग कि आपके लॉयर ने आपको ये सारी बातें बताई होंगी, बिकॉज एक बात याद रखना कि जो इल्ज़ाम लगाता है बर्डन उसके ऊपर है चीज़ों को प्रूफ करने के लिए। हाँ, अगर आप इनोसेंट हैं तो जारी बात है आप अपने केस को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल एविडेंस को चैलेंज कर सकते हैं। इस तरह होम ऑफिस कहता है जी कि इन बेसिस पे हम बोलते हैं कि आपने टोइक के रिजल्ट को फेक तरीके से किया है, तो यू कुड चैलेंज दैट एंड आस्क कि जी हमें वो एविडेंस प्रेजेंट करके दिया जाए, और यू कैन गो बैक टू योर कॉलेज टू सीक दैट एविडेंस। बिकॉज एक बात याद रखें कि बर्डन होम ऑफिस के ऊपर इनिशियली है क्योंकि वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये जो माइंडेड टू रिफ्यूज़ लेटर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टोइक की पॉलिसी में। तो मुझे नहीं पता मैक्स के what have you done. Sorry Max, I did not read your message that you said uh, give an answer in English. I've done too much in Urdu now. I'll come back to it later. Max, let me answer some more questions from other people. But in simpler terms, Max, I would say to you, when it comes to TOEIC, the most important thing is the TOEIC policy. Because I need to understand whether you were ever given the minded to refuse letter by the Home Office. It's a term used by the Home Office where they give you an opportunity to address the concerns they have about your TOEIC test. They'll only offer that letter or present that letter to those people who've never challenged TOEIC in a judicial proceeding or in a court. So I do not know your history, Max. I do not know whether in the past you have challenged TOEIC in one of your previous applications, and obviously if you've lost in court, then minded to refuse letter doesn't matter. But if you've never challenged the TOEIC and now you're challenging the TOEIC, then it's very important in your application we follow the policy, because obviously when we make a human rights application, we say to the Home Office, this is what the policy states on TOEIC, and on this basis we're asking you to issue minded to refuse letter to our client and issue them a right of appeal. And then that can potentially reset your clock. Now, because I don't have that information, very difficult for me to move to keep telling you about what's going to happen with your application. So I'm hoping you have legal representation and your lawyer would have explained all this to you in depth. So I've tried, Max, my apologies. I read very late that you wanted me to give the information in English. So my sincere apologies, Max. I kept on saying in Urdu everything. I did try to cover it in English now. So my apologies for not repeating everything in English, Max. I think I should read more next time before I start answering the question. But thank you, Max, for coming on board today. SM likhte hain, sir, I got married in my case. I have 3-year baby and wife going job. I need to handle baby. Wife is skilled worker. If my going job, I need handling baby and take care of my baby. देखो SM, अगर आप आर्टिकल 8 पे अप्लाई कर रहे हो तो जारी बात है आर्टिकल 8 पे आप अप्लाई कर रहे हो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बेसिस यही है कि जी मेरा एक बच्चा और अगर मेरी वाइफ जा रही है, नोबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. बिल्कुल दैट्स अ मैरिटेबल केस, आई वुड से आर्ग्यूबल केस. फिर जहाँ बात आती है ना कि क्या ये आर्ग्यू इतना स्ट्रांग है कि मैं कोर्ट में जीत जाऊँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द होम ऑफिस इनिशियली एंड देन कोर्ट में जज कौन है. बिकॉज फ्रॉम एडवोकेसी एक्सपीरियंस में आपको एक बात बोलता हूँ कि जो आर्टिकल 8 के केसेस होते हैं ना, दे वेरी मच हैंग इन द बैलेंस, और बड़ा मैटर करता है कि ऑन द डे ऑफ द हियरिंग आपके पास जज कौन है. और जब जज बैलेंसिंग एक्सरसाइज आपके आर्टिकल 8 क्लेम पे डालता है
विल दे से यस और विल दे से नो, ये बहुत मैटर करता है। और मैं आपको इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। आई नो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। फ्यू इयर्स बैक, ये मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रिपोर्टिंग पे जाते थे। हस्बैंड की रिपोर्टिंग डिफरेंट थी, वाइफ की डिफरेंट थी। तो आई थिंक वाइफ सुबह 12 बजे जाती थी और हस्बैंड की रिपोर्टिंग 2 बजे थी। तो उस दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम इकट्ठे चले जाएंगे, बिकॉज नॉर्मली एक दूसरे के आगे पीछे और कभी कभी इकट्ठे जाते थे। होम ऑफिस ने दोनों को बंद कर दिया उसी दिन, और उन्होंने कहा कि जी ये आपका रिफ्यूज़ल लेटर है। अगर कुछ लोग होम ऑफिस से डील करते हैं उनको पता है, कभी कभी होम ऑफिस रिपोर्टिंग वाले दिन आपको रिफ्यूज़ल लेटर पकड़ा देते हैं। होम ऑफिस ने उनको रिफ्यूज़ल लेटर पकड़ा दिया और उनको अंदर कर दिया एंड बोला कि जी आपकी ये 3 दिन बाद फ्लाइट है। तो सारी बात है, हमें इंस्ट्रक्शंस आए कि जी जुडिशल रिव्यू लॉन्च करें। तो जुडिशल रिव्यू जब आपकी 3 या 4 दिन के अंदर फ्लाइट होती है तो हम इंटरिम रिलीफ भी लॉन्च करते हैं। इंटरिम रिलीफ ये होती है उसके अंदर कि जी आप हमारी फ़्लाइट को कैंसिल करें, यानी कि जज ऑर्डर देता है होम ऑफिस को कि फ़्लाइट को कैंसिल कर दो बिकॉज इनका सब्सटेंसिव JR है। तो क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का सिमिलर केस था, द फैक्ट्स वर ऑल सिमिलर, क्योंकि वो मेन एप्लीकेंट थी, वो डिपेंडेंट थे, हार्डली कोई डिफरेंस था हिस्ट्री में, हार्डली कोई डिफरेंस था। सारी बात है, मेन एप्लीकेंट को रिफ्यूज़ हुआ है तो डिपेंडेंट को रिफ्यूज़ हो रहा है। तो मेरे बड़ा अच्छा एक बैरिस्टर फ्रेंड है, मैंने उससे ग्राउंड्स बनवाए। और क्योंकि जब आपके पास 2 रिफ्यूज़ल होते हैं तो आपको 2 अलग JR बंडल बनाने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हमने 2 JR बंडल बनाए और हमने दोनों को इकट्ठा किया, बिकॉज सारी बात है हमने कवरिंग लेटर ऊपर डाला कि जी डिसीजंस 2 हैं, इसलिए हम 2 JR बंडल्स बना रहे हैं लेकिन इनको लिंक कर दें। और हमने JR जमा करा दिए। नाउ वी आर वेटिंग कि जी जज डिसीजन लेगा इंटरिम एप्लीकेशन, बिकॉज इंटरिम एप्लीकेशन का डिसीजन नॉर्मली उसी दिन या अगले दिन आ जाता है, बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन इज कि जी हमें अर्जेंट रिलीफ की बेसिस के ऊपर आप डिसीजन दे दो, जिसको हम अर्जेंट रिलीफ बोलते हैं। मैं इंटरिम एप्लीकेशन कर रहा हूँ, अर्जेंट रिलीफ बोलते हैं, मैं अपॉलॉजीज। तो हमने बैरिस्टर के थ्रू ये सारा करके जमा कराया, और आप मानोगे नहीं कि पहले एक फैक्स आई तो उसमें डिसीजन ये है कि जी JR एप्लीकेशन जो आपकी अर्जेंट रिलीफ एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ होती है, और जारी बात है उसके साथ सब्सटेंसिव JR भी रिफ्यूज़ हो गया। तो ये वेरी वरीड। और उसके फ़ौरन बाद एक और फैक्स आती है कि नहीं जी, एक और जज ने डिसीजन लिया कि इसमें मेरिट है। तो वी इमीडिएटली कॉन्टैक्टेड द कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा जो सेकंड डिसीजन है वो आप अभी रखो, बिकॉज द फर्स्ट जज को पता नहीं था। वी टोल्ड हिम कि ये सिचुएशन। उसने कहा नहीं, जो दूसरा जज है वो उसके हम डिसीजन पे आगे चलेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है आपको कि एक ही पेपर वर्क के ऊपर 2 जजेस ने डिफरेंट डिसीजन दिए। तो क्या, तो इट ऑल मैटर्स कि उस दिन कोर्ट में हु इज योर जज, बहुत उस पर मैटर करता है SM, अगर आप उधर तक जाते हो। क्योंकि क्या पता होम ऑफिस भी आपको वीज़ा देते, तो बट इट्स केस बाय केस SM। यू कान सिट हियर एंड से कि जी मेरे केस में मेरिट है। ऑफ कोर्स मेरिट होगा, आर्ग्यूबल होगा, बिकॉज यू आर लुकिंग आफ्टर अ चाइल्ड, लेकिन वो फिर जज पे डिपेंड करता है इफ़ यू एंड अप गोइंग देयर। क्योंकि अब आपने, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने स्किल वर्कर डिपेंडेंट डाला है या आर्टिकल 8 डाला है। बिकॉज अगर आप स्किल वर्कर डिपेंडेंट डाल रहे हो तो फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होता है। आर्टिकल 8 की बेस पे डाल रहे हो तो फिर उस पर आपको राइट ऑफ अपील मिलेगा। तो ये बड़ी एक स्ट्रेटेजिक बात है SM कि आप दोनों में से क्या करो। बिकॉज अगर आप स्किल वर्कर डिपेंडेंट डालते हो और आप कहते हो कि जी ये इश्यूज़ हैं, वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू देंगे। आर्टिकल 8 डालते हो तो आपको राइट ऑफ अपील मिलेगी और आप कोर्ट में भी जा सकते हो जज के आगे अपने केस को प्रेजेंट करना। तो उसमें SM बड़ी स्ट्रेटेजिक है कि किस तरीके से आप अप्लाई करते हो। अगेन मैंने बोला ना कि एक केस की थ्योरी बनती है, केस को फाइट करने का प्लान बनता है। तो जो आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपना रखा हुआ है, यू मस्ट ट्रस्ट देम, और आप जो तरीके से वो आपको बोलते हैं आप केस को दायर करो, फॉलो करो, आफ्टर टेकिंग योर इंस्ट्रक्शंस आप उस तरीके से करो। शाहजेब लिखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड सेंड हिज वाइफ इन UK फॉर स्टडीज लास्ट ईयर, देन शी डिसिपेयर्ड विद समवन, इज ही आस्किंग हाउ कैन आई फाइंड हर इन UK। शाहजेब, अगर आपने किसी को UK में फ़ाइंड करना है तो बड़ा आसान होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, सोशल मीडिया होता है। लेकिन अगर कोई बंदा अपने आप को फाइंड नहीं करना चाहता, वो एक अलग बात है। बट दे कैन ऑलवेज आस्क द पुलिस टू फाइंड हिज वाइफ, अगर उनको कोई कंसर्न है। लेकिन अगर वो अडल्ट है, मे बी शी डजंट वांट टू बी फाउंड। अदरवाइज यहाँ जो हम लोग किसी के अगर रिश्तेदार ढूंढने होते हैं, वी यूज़ ट्रेसिंग एजेंट्स, दे कॉल्ड ट्रेसिंग एजेंट्स, दे चार्ज अ फी और ट्राई करते हैं ढूंढने की। लेकिन देखें, यहाँ एक अडल्ट पर्सन की बात हो रही है, अगर उनको कोई उनकी सेफ्टी का कंसर्न है, देन दे शुड कॉन्टैक्ट द एम्बेसी एंड द पुलिस। लेकिन अगर वो वैसे सेपरेट हो गए एंड द वाइफ डजंट वांट टू डू एनीथिंग विद हिम, तो वो एक डोमेस्टिक इशू है, तो फिर ही शुड मूव अहेड विद हिज लाइफ। SM लिखते हैं, ह्यूमन राइट्स अपील allows in my case, can I use that baby merit use in court, wife going? सॉरी SM, मुझे समझ नहीं आपने क्या लिखा है।
आई डू अपोलोजाइज, आई डू नॉट नो आपका मतलब क्या है लिखने का SM। मे बी आप जब टाइप कर रहे होते ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग है आप क्या लिख रहे हो, तो आई डेंट गेट दैट, माई अपोलॉजीज। लेकिन वही बात आती है अगर आप ह्यूमन राइट केस डाल रहे हो और आपका क्लेम ये है कि जी मेरी बीवी स्किल्ड वर्कर पे, और अगर वो काम पे जा रही है, बच्चा मैंने पालना है, और अगर मैं नहीं होऊंगा इट विल हैव अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, तो बिल्कुल सेक्शन 55 कम्स इन टू एग्जिस्टेंस है, जो कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन गो इन योर फेवर, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है, जो बैलेंसिंग एक्सरसाइज है आर्टिकल 8 पे, जिस तरह मैंने अभी आपको बोला, वो जज के ऊपर है। यू कैन ओनली make your case to the best of your ability and then leave it for the judge, मतलब home office, or later for the judge to decide कि वो आपके हक में केस का डिसीजन देता है। I can wish you all the best. All right people, मेरे ख्याल से हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया, बिकॉज मैं ये ट्राई करता हूँ 40-45 मिनट का रखूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बोर्ड टुडे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सोशल मीडिया पे चैनल को फॉलो करें, और एवरी थर्सडे आई कम लाइव, तो प्लीज़ अपने और फ्रेंड्स को भी बताएं। So every Thursday we get a group together. उसके अलावा अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं अपने किसी केस के बारे में, और यू वांट मी टू रिप्रेजेंट यू इन कोर्ट, आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। और इंशाल्लाह ताला गाइज आपसे मुलाकात होगी अगले थर्सडे। उसके अलावा ड्यूरिंग द वीक अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, जस्ट कॉल मी, बट यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट। एंड प्लीज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे हमारे चैनल को एडवर्टाइज करो, ताकि होपफुली वील गेट सम मोर पीपल come and join us every Thursday. Thank you so much again. Apna khayal rakhein. Look after yourself, guys, and I'll see you next Thursday. Unless you contact me during the week or you want me to represent you, then obviously you'll get in touch with me. Take care, guys. See you next week, next Thursday. Don't forget, 6 to 7.